जब जून 2025 को न्यूजीलैंड क्रिकेट अपनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट अनाउंस करती है, और स्पॉटलाइट उन प्लेयर्स पर थी जो लिस्ट में नहीं थे। केन विलियमसन, डेविन कॉनवे, फिन एलन, टिम साइफर्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, ये सभी प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर देते हैं, प्रायोरिटाइजिंग T20 लीग्स। और सरप्राइजिंगली न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कोई बात नहीं। वही अगर इंडियन प्लेयर्स करे तो वरना तेरे को डर नहीं लगता? BCCI का सिस्टम इतना रिजिड है कि कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करना सोचना भी बहुत रिस्की है। सो क्या होता अगर इंडियन प्लेयर्स भी न्यूजीलैंड वाले स्टेप्स लेते? सबकी उल्टी गिनती चालू। चलिए दोनों सिस्टम्स का एक शॉर्ट कंपैरिजन करते हैं। द अप्रोच ऑफ दीज टू क्रिकेटिंग बोर्ड्स, एनुअल सैलरी से लेके सिलेक्शन तक। अगर हम दुनिया के सबसे वेल्दी क्रिकेट बोर्ड BCCI की बात करें तो BCCI अपने प्लेयर्स को 4 ग्रेड्स में डिवाइड करती है, A+, A, B और C, और अकॉर्डिंगली सैलरी डिसाइड होती है। जैसे A+ प्लेयर्स को 7 करोड़ की एनुअल सैलरी मिलती है और ग्रेड C प्लेयर्स को 1 करोड़। वही न्यूजीलैंड क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। इन प्लेयर्स के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे रैंकिंग्स डिसाइड होती है, एंड दे आर पेड देयर एनुअल सैलरी अकॉर्डिंग टू दैट इन द रेंज ऑफ $1 lakh to $3 lakh। रिसेंटली न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 2025-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट की, एंड 20 प्लेयर्स वर इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट। प्लेयर्स जैसे कि टॉम लैथम, डैरिल मिचेल, रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स कोर ग्रुप का हिस्सा है, जिनको अप्रोक्सीमेटली $1,93,000 एनुअल सैलरी मिलेगी। इनके अलावा फिन एलन और मार्क चैपमैन जैसे प्लेयर्स भी लिस्ट में शामिल है, जो फिलहाल न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ 1 या 2 फॉर्मेट खेलते हैं। साथ ही नए चेहरे भी इस लिस्ट में इंक्लूड किए हैं, मिच हे, मोहम्मद अब्बास, ज़ाक फोल्स और आदि अशोक, जिन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के लिए अपना डेब्यू किया है। Even these players will receive an annual salary of $1 lakh। अगर हम BCCI और न्यूजीलैंड क्रिकेट दोनों बोर्ड्स के टॉप सैलरी अर्नर्स को इंडियन रुपीस में कंपेयर करें तो न्यूजीलैंड के टॉप प्लेयर्स की सैलरी अप्रोक्सीमेटली 1.66 करोड़ रुपीस है, जबकि इंडिया के ग्रेड A+ प्लेयर्स की एनुअल सैलरी है ₹7 करोड़, which is 4 times more than what the New Zealand players receive। न्यूजीलैंड के नए कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को एनुअली अप्रोक्स 85 लाख रुपीस की एनुअल सैलरी मिलती है, और इंडिया के ग्रेड C प्लेयर्स जैसे अभिषेक शर्मा को ₹1 करोड़, जो कहीं ना कहीं सिमिलर है। लेकिन दोनों टीम्स के पर मैच फीस में काफी डिफरेंस है। देखा जाए तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में एक कैच भी है, या कह लो एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। जो प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करते हैं वो कैजुअल अग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें उन्हें रिटेनर अमाउंट नहीं मिलता, सिर्फ मैच फीस मिलती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी इंडियन प्लेयर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, और BCCI इस मॉडल को स्ट्रिक्टली डिस्करेज करता है। लेकिन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को इसका काफी फायदा मिलता है, जैसे केन विलियमसन, जो न्यूजीलैंड के ऑल टाइम ग्रेट बैटर्स में से है। उन्होंने दूसरी बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करके कैजुअल अग्रीमेंट साइन किया, ताकि वो SA20 जैसी लीग्स में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सके। हाँ, न्यूजीलैंड क्रिकेट जो अमाउंट देता है वो डिसेंट है, लेकिन T20 लीग्स में पैसे उससे कई ज्यादा होते हैं। सिर्फ SA20 में ही विलियमसन को पर सीजन $8 लाख मिल रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड क्रिकेट का मैक्सिमम रिटेनर सिर्फ $1,93,000 है। गैप काफी बड़ा है। इनफैक्ट, कंसिडरिंग हिम इन द स्पेशल कैटेगरी, Williamson also received salary up to $3 lakh in the past. But still, Williamson decided to reject the central contract for 2 consecutive years. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बजाय न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर्स कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स प्रेफर करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि वो सिलेक्टिव मैचेस खेलते हैं और बाकी समय ग्लोबल T20 लीग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। हर मैच खेलना मैंडेटरी नहीं होता, तो वर्कलोड और बर्नआउट दोनों मैनेज हो जाते हैं। और अनलाइक BCCI, न्यूजीलैंड क्रिकेट के पास फाइनेंशियल लिमिटेशंस भी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट की टोटल वैल्यूएशन सिर्फ $9 मिलियन के आसपास है, जबकि IPL के इंडिविजुअल टीम ओनर्स इससे भी ज्यादा कमा लेते हैं। तो प्लेयर्स के लिए T20 लीग्स एक ज्यादा लॉजिकल और प्रॉफिटेबल ऑप्शन बन जाता है। वही BCCI का वैल्यूएशन $2.2 बिलियन है,
टॉप प्लेयर्स जैसे जसप्रीत बुमराह एक साल में 7 करोड़ प्लस मैच फीस कमा लेते हैं, और फिर आईपीएल तो अलग से ही है जहां अराउंड 20 करोड़ पर सीजन कमाते हैं। इस वजह से इंडियन प्लेयर्स को फॉरेन लीग्स जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डेफिनेटली बीसीसीआई पैसे तो बहुत देती है, लेकिन काफी रिजिड भी है, जबकि न्यूजीलैंड क्रिकेट का अप्रोच ज्यादा फ्लेक्सिबल और प्लेयर फ्रेंडली है। अगर कोई प्लेयर जैसे केन विलियमसन या डेविन कॉनवे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करे तो न्यूजीलैंड क्रिकेट तुरंत प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेती, बल्कि उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने पर फोकस करती है। कॉनवे और विलियमसन ये दोनों अभी भी कैजुअल अग्रीमेंट्स के थ्रू टेस्ट प्लान्स में इंक्लूडेड है, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। न्यूजीलैंड क्रिकेट के सीईओ स्कॉट वीनिंग ने भी कहा था, प्लेयर्स के पास ऑप्शंस है और हमें उनके चॉइसेस का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इवन चीफ सिलेक्टर सैम वेल्स ने भी कंफर्म किया, केन, डेविन एंड अदर्स आर स्टिल वेरी मच पार्ट ऑफ आवर प्लान्स, और उनकी एब्सेंस से अब्बास और विल ओरोक जैसे नए प्लेयर्स को चांस मिला है। सिंपली न्यूजीलैंड क्रिकेट अपने वेटरन्स को कैजुअल डील्स के थ्रू साथ रखना चाहता है और नई जनरेशन को भी पैरेलल ग्रूम कर रहा है। ये मॉडर्न क्रिकेट इकोनॉमी के हिसाब से एक स्मार्ट और बैलेंस्ड अप्रोच है। सो व्हाट डू यू थिंक? बीसीसीआई को भी न्यूजीलैंड क्रिकेट की तरह थोड़ा फ्लेक्सिबल और प्लेयर फर्स्ट अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए? लेट अस नो योर व्यूज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।